गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैं आपका अपना निखिल श्रीवास्तव, एनएस सर, मैथ्स का एचओडी, मोशन आईटी। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, वो बढ़ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा सबसे सजेशन है कि इस चीज को ध्यान रखिए कि सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है आपके लिए कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आप उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने की कोशिश करें। इंस्टेड ऑफ कि आप ये सोचिए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब भी होगा एग्जाम जरूर होगा, ये तो पक्का है, और बिना एग्जाम हुए आप इंटर नहीं कर पाएंगे किसी भी कॉलेज के अंदर। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप वर्कआउट करें कि आप कभी भी अपने टाइम को वेस्ट ना करें। आपको एक बहुत अच्छी सी और बहुत जरूरी चीज पता होनी चाहिए कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, उनके लिए अपॉर्चुनिटी कि उसको और अच्छी कर लें। जो सोचते होंगे कि उनकी रैंक 500 के अंदर आ जाएगी, वो 100 के अंदर जाने की कोशिश करे। जो 1000 के अंदर सोचते थे वो 500 अंदर जाने की कोशिश करे। सबके लिए टाइम, सबको टाइम मिला है इसलिए जो इस टाइम को यूज कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जिसने इस टाइम को मजे में मस्ती में काट दिया, ठीक है चलो अभी डेट्स नहीं आई है, जब डेट्स आएंगी तब पढ़ाई करेंगे, तो ऐसी अगर थॉट लेकर के कोई चल रहा है तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है। दूसरा, ये टाइम उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों का जनवरी का मेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हो या परसेंटाइल रिलेटिवली कम हो गए जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी। उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अप्रैल वाले मेंस को बहुत लाइटली ले रहे होंगे, जिनके जनवरी मेंस में परसेंटाइल बहुत अच्छे आ गए होंगे। तो मेरा उन सारे बच्चों से भी सजेशन है कि आप सब भी इस अपॉर्चुनिटी को कैश करें, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, जो भी आपको रिस्पेक्टिव टीचर्स आपके बता रहे हैं, उनको फोकस करें और उन पे प्रोसीड करें। किस तरीके से, कैसे आप वर्कआउट कर सकते हैं अच्छे से। चलिए, आज अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट चैप्टर हम लोगों ने कवर किया था वेक्टर। वेक्टर के बाद क्या आता है? सोचिए सोचिए सोचिए। वेरी गुड, 3D। चलिए, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन शॉर्ट में से क्या बोलते हैं? 3D। इन शॉर्ट से हम क्या बोलते हैं? 3D। करेक्ट है। 3D की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वेटेज है, कितना एग्जाम में आता है, किस तरीके से आता है, सबको पता होना चाहिए। 3D का जो एग्जाम का वेटेज है वो एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है मेंस में, एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है एडवांस में मिनिमम। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, पेपर फ्रेम करने वाला, तो वो कितना वेटेज देता है, वो उसकी डिपेंडेंसी आती है। चलिए, तो 3D में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक फॉर्मूले पे मैं बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी। बेसिक फॉर्मूले का मेरा मतलब यहाँ पे कहने का है कि डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रॉइड, जो चीजें हम 2D में पढ़ते थे सेम हम 3D में पढ़ते थे। वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम ओवर हियर। इंस्टेड ऑफ दैट विल स्टार्ट विद द थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज द डायरेक्शन, cosines and direction ratio of a vector। अगर मैं किसी वेक्टर की बात कर रहा हूं तो मैं डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूं। क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी जेड एक्सिस। करेक्ट है। 3D मतलब 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब पहली डायमेंशन एक्स, दूसरी वाई, तीसरी जेड। सबको पता है एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, जेड क्या होता है। आइए, इससे मैंने क्या लिया, एक वेक्टर लिया। वेक्टर का नाम रखा है मैंने ओपी। क्या नाम रखा है? थोड़ा सा टेढ़ा ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं लॉजिक बताऊंगा उसके। थोड़ा सा इसको इस तरीके से लेना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये मैंने ओपी नाम रखा है इसका। क्या नाम रखा? ओपी। कंसीडर किया मैंने, क्या कंसीडर किया? ओपी वेक्टर। क्या कंसीडर किया? ओपी वेक्टर। तो लेट ओपी द वेक्टर। क्या नाम रखा उसका? वही जो यूजुअल हमेशा होता है, जो आपको अच्छा लगता है, क्या? AI प्लस बीजे प्लस सीके। AI प्लस बीजे प्लस सीके। आइए, इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में बात करनी है कि व्हाट इज द डायरेक्शन एंगल्स, व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन एंड व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वेक्टर एक्स एक्सिस से जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको मैं अल्फा ले रहा हूं, पॉजिटिव वाई एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको बीटा ले रहा हूं, और पॉजिटिव जेड एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसे गामा ले रहा हूं। आई रिपीट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल अल्फा, पॉजिटिव वाई एक्सिस से बनने वाला एंगल बीटा, और पॉजिटिव जेड एक्सिस से बनने वाला एंगल गामा। तो ये जो हमारे अल्फा, बीटा और गामा होते हैं, आई रिपीट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस से बनने वाले एंगल की बात करी जा रही है। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, ये कहलाते हैं हमारे आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ओपी वेक्टर। डायरेक्शन एंगल्स ऑफ कौन सा वेक्टर? ओपी वेक्टर। डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ओपी वेक्टर। तो हमने डायरेक्शन एंगल्स को अंडरलाइन कर दिया। क्लियर? तो जो डायरेक्शन एंगल्स होते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस से बनते हैं। अगर ओपी वेक्टर को मैंने इस तरीके से मार्क कर रखा था, तो करस्पॉन्डिंग अगर मैं पीओ वेक्टर की बात करूं, पीओ वेक्टर तो उसके जस्ट पीछे चला जाएगा और ये बन जाएगा पीओ वेक्टर। अब की बार
डायरेक्शन बदल दी मैंने, पी को यहां ले लिया, तो ये वेक्टर कहलाएगा तुम्हारा क्या, सॉरी पीओ वेक्टर, करेक्ट है। अब अगर ओपी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा थे, तो दिस इंप्लाइज डायरेक्शन एंगल्स ऑफ कौन सा वेक्टर, पीओ वेक्टर, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ कौन सा वेक्टर, पीओ वेक्टर आर क्या होगा, सोचिए। तो देखिए अगर इस एंगल, ये एंगल एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, तो ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा, पाई माइनस अल्फा। कौन सा एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस। क्या बताया मैंने डायरेक्शन एंगल्स के बारे में, एंगल्स मेड बाय एनी वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस। शानदार बात। तो दिस इंप्लाइज डायरेक्शन एंगल्स ऑफ पीओ वेक्टर क्या होंगे, तो वो होंगे पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। तो छोटी सी चीज है, पता होना चाहिए कि डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ओपी वेक्टर एंड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ पीओ वेक्टर में क्या डिफरेंस है, कैसे हमने इसको इंटरप्रेट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पास आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो आइए डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करते हैं, करेक्ट है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कौन सा वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कौन सा वेक्टर, ओपी वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर, करेक्ट है। तो ये हमने वर्टेक्सेस कंप्लीट करी, ये हमारा गामा एंगल बना हुआ है। अब हमें बात करें डायरेक्शन एंगल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो बेसिकली जो डायरेक्शन एंगल्स थे अल्फा बीटा गामा, उनके कॉस क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। दैट इज दिस इंप्लाइज इफ आई आस्क यू अबाउट द कॉस ऑफ अल्फा, तो कॉस ऑफ अल्फा इज द एंगल अल्फा किसके बीच में, एक्स एक्सिस और ओपी वेक्टर के बीच में, एक्स एक्सिस और ओपी वेक्टर के बीच में, किसके बीच में, एक्स एक्सिस और ओपी वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, हमारा अल्फा एंगल। तो कॉस अल्फा, तो बेसिकली हम इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल निकालते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं ओपी डॉट आई अपॉन मॉडुलस ऑफ ओपी। तो ओपी डॉट आई अपॉन मॉडुलस ऑफ ओपी को अगर मैं मैनिपुलेट करूंगा, ओपी डॉट आई अपॉन मॉडुलस ऑफ ओपी को अगर मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं, तो ये बेसिकली बनेगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, एल से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एल से। सिमिलरली अगर मैं आपसे कॉस ऑफ बीटा की बात करूं, तो कॉस ऑफ बीटा आ जाएगा बेटा ओपी डॉट जे अपॉन मॉडुलस ऑफ ओपी। So OP dot J upon modulus of OP will give you B upon under root of sigma of A square। उसको हम लोग M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Similarly cos of gamma की बात कर लेते हैं हम लोग, तो cos of gamma should become out to be OP dot K cap upon modulus of OP। So OP dot K cap upon modulus of OP, इसको क्या लिखेंगे, C upon under root of sigma of A square। इसको किससे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, M से। यहां से मिल गया LMN। क्या मिल गया बेटा, LMN। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस अल्फा को, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस बीटा को, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस गामा। तो यहां से ध्यान रखना, ये जो एलिमेंट आए हैं, क्या ये जो एलिमेंट आए हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। इसी एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी एलिमेंट को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन अगर अपने पास मिल गया, डायरेक्शन कोसाइन की बात हो गई, एलिमेंट की बात हो गई, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की बात हो गई, तो जरा ध्यान से देखना, यहां से दो रिजल्ट्स निकालते हैं अपन कि अगर मैं इसको जोड़ दूं, स्क्वायर करके ऐड कर दूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, चिन्ह मुन्नू ध्यान दें, तो ये बनेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एज वेल एज ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर। तो बेसिकली यहां से दो रिजल्ट्स निकल के आएंगे। पहला रिजल्ट निकल के आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा plus cos square beta plus cos square gamma, and that value should be equals to how much, 1। कितनी, 1। Similarly cos square alpha को अगर मैं रिप्लेस करूंगा L से, M से और N से, तो I'll get the value L square plus M square plus N square should be equals to 1, which is a very important result। You have to remember L square plus M square plus N square क्या होता है, 1 के बराबर, करेक्ट है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे cos alpha, cos beta and cos gamma। इस डायरेक्शन कोसाइन को हम थोड़ा सा एक और वे में वर्कआउट कर सकते हैं। अपने पास ओपी वेक्टर दिया गया, अपने पास ओपी वेक्टर दिया गया, दैट इज एआई प्लस बीजे प्लस सी के। ओपी वेक्टर से मैं पीओ वेक्टर निकालना चाहता हूं, ओपी वेक्टर से मैं पीओ वेक्टर निकालना चाहता हूं, और सॉरी ओपी वेक्टर से मैं ओपी कैप वेक्टर निकालना चाहता हूं, ओपी वेक्टर से मैं ओपी कैप वेक्टर निकालना चाहता हूं। अगर मैं आपसे ओपी वेक्टर है एआई प्लस बीजे प्लस सी के और मैं आपसे ओपी कैप की डिमांड करूंगा, तो आप चुपचाप मुझे दे देंगे सर ए आई अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, करेक्ट है। फिर आप बोलोगे सर बी जे अपॉन सिग्मा बी सिग्मा ए स्क्वायर का रूट, फिर आप बोलोगे सी के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा ए स्क्वायर।
कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, शानदार बात। अब आपको दिख रहा होगा, अगर मैं a अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, b अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर एंड c अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर की बात करता, तो देखिए cos अल्फा यानी L मतलब किसके बराबर है, a अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर की। तो बेसिकली यहाँ पे जो p कैप लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है Li प्लस एम जे प्लस एन के कैप, Li प्लस एम जे प्लस एन के कैप। मेरे प्यारे बच्चों, शानदार बात, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। यहां से हमने क्या इंटरप्रेट किया, यहां से हमने ये इंटरप्रेट किया कि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, जिनको यूजुअली हम एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जिसको हम यूजुअली एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, और वो किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, उस वेक्टर के जो आई जे और के कंपोनेंट है, वो कहलाते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइन। तो आई रिपीट द वर्ड, नोट इट डाउन दिस थिंग कि द कंपोनेंट ऑफ द यूनिट वेक्टर आर नोन एज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर। क्लियर बात? चलिए, शानदार बात, आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है, क्या बचा हमारे पास, हमने डायरेक्शन एंगल्स पढ़ लिया, हमने डायरेक्शन कोसाइन पढ़ लिया, क्या बचा हमारे पास बचा है डायरेक्शन रेशियो। तो बात ये आती है कि व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो। तो भाई कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल चीज होती है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है, जिसको हमने लिख रखा है ऑलरेडी, ओपी वेक्टर इज ai प्लस bj प्लस ck, तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं आई जे के और इस वेक्टर के जो डीसीज है, उनका जो प्रपोर्शन होता है a बाई एल same as b by m is same as c by n is nothing else, basically l की वैल्यू आई है upon this thing is nothing else sigma a square का रूट। अगर आप ऑब्जर्व करें तो बेसिकली ये तीनों चीजें क्या होती है, प्रोपोर्शन में। तो यहां से हम ये इंडिकेट करते हैं, अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि होता क्या एक्चुअली में। यहां से हम ये इंडिकेट करते हैं कि if we consider the three numbers abc, if we consider the three numbers abc such that a by l equals to b by m equals to c by n, then abc are known as then ABC क्या कहलाएंगे, ABC are known as the direction ratio of a vector, direction ratio of OP vector। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या है, these are the nothing else, जो भी ijk के कोफिशिएंट है किसी वेक्टर के, जो भी ijk के कोफिशिएंट है किसी वेक्टर के, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसके डीआर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। The coefficient of ijk in simplest form, शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे, in simplest form are known as drs of a triangle, drs of a vector। Done? The coefficient of ijk in the simplest form known as the drs of a vector। क्या होता है, कैसे होता है, आइए उसको समझते हैं। विद एन एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेंगे। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, पहला क्वेश्चन कि कंसीडर लेट देयर इज अ वेक्टर नेम एज 4i प्लस 6j प्लस 8k कैप, फाइंड drs DCs and direction angles। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो वेक्टर दिया गया, इस वेक्टर के आपको DCs बताने, DRs बताने और डायरेक्शन एंगल्स क्या है। तो पहली चीज हमने बात करी DRs की। तो DRs जो होंगे इसके, अभी मैंने बताया किसी भी वेक्टर के जो कोफिशिएंट है ijk के, जो कि यहाँ पे क्या है 4 6 8, उसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो आएगा 2 3 4, 2 3 4 सिंपलेस्ट फॉर्म है 4 6 8 का, तो उसको हम बोलते हैं डीआर्स। करेक्ट है। फिर उसने बात करी डीसीज बताने के। डीसीज के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है, यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट मतलब 2/16 4 20 9 29 229 3/√29 4/√29। These are the known as the क्या DCs of that vector। अब बात आती है डायरेक्शन एंगल्स की। क्या बात आती है, डायरेक्शन एंगल्स की। डायरेक्शन एंगल्स, मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्शन एंगल्स की बात कर रहा है वो।
तो डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे, इन्हीं कॉस, ये है कॉस अल्फा, ये है कॉस बीटा, ये है कॉस गामा, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अल्फा बीटा गामा। तो कॉस इनवर्स लगाते जाओ, यानी ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स ऑफ 2/√29 कॉस इनवर्स ऑफ 3/√29 कॉस इनवर्स ऑफ 4/√29। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया, किसी एक वेक्टर के क्या डीआर्स हो सकते हैं, क्या डीसीज हो सकते हैं, क्या डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, उसके बारे में अपन ने बात कर ली। ठीक है, चलिए एक नोट आता है कि अगर अपने पास एक नोट आता है, अपने पास क्या नोट आता है, वो नोट ये आता है कि बेटा अगर अपन ने दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ए और बी, या ए बी को से पास करने वाली लाइन कोई दे रखी है, ए और बी से पास करने वाली लाइन की बात कर रहा है, या ए और बी को ज्वाइन करने वाले वेक्टर की बात कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो अगर ए की कोऑर्डिनेट अपन ने ले रखे थे x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट अपन ने ले रखे थे x2 y2 और z2, तो ध्यान रखना जब हम इसके डीआर्स की बात करेंगे, इसके डीआर्स की बात करेंगे, तो डीआर्स ऑफ ए बी, डीआर्स ऑफ ए बी, डीआर्स ऑफ ए बी, ए बी लाइन भी हो सकता है, ए बी वेक्टर भी हो सकता है, तो मैं सिर्फ ए बी लिख करके छोड़ दे रहा हूं, इज नथिंग एल्स x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। करेक्ट है, ध्यान रखना, काम की चीज है, नोट कर ले। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइनें अगर मैं गिवन है, जिनके डीआर्स में पता हूं या डीसी में पता हूं, उसके बारे में बात करेंगे, उनके बीच में क्या एंगल होता है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करने जा रहे हैं, एंगल बिटवीन angles between two lines, angle between two lines। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। जब दो लाइन के बीच के एंगल के बारे में बात कर रहा है, वो एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में बात कर रहा है वो उनसे कि दो लाइन के बीच का क्या एंगल होगा बताइए। तो हमने क्या किया, दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, एक लाइन L1 ले ली और एक लाइन L2 ले ली, एक लाइन L1 ले ली और एक लाइन L2 ले ली। लेट अस अज्यूम मैंने L1 के डीसी या डीआर्स, तो डीआर्स माने थे A1 B1 C1 एंड डीसी माने थे मैंने L1 M1 N1। इस तरीके से लाइन L2 थी, तो लाइन L2 के भी अपन ने डीसी एंड डीआर्स मान लिए, A2 B2 C2 एंड L2 M2 और N2। अब बात आती है इनके बीच का ये एंगल कैलकुलेट करके दे दो भाई, सिंपल सी चीज है। एक लाइन अगर पता है जिसके डीसी एंड डीआर्स पता, तो उसके पैरेलल में एक वेक्टर जरूर पता होगा हमें, ठीक। एक लाइन अगर पता तो उसके पैरेलल वेक्टर जरूर हमें पता होगा। तो अगर हमें दो वेक्टर्स पता है, उनके बीच का जो लाइन के बीच का एंगल होगा वही इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। और दोनों वेक्टर के बीच के एंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, cos थीटा। शानदार बात, तो हमने cos थीटा यूज कर लिया इन दोनों लाइनों के बीच में। तो अगर इन दोनों लाइनों के बीच हमने cos थीटा यूज किया है तो क्या बनेगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू जो निकल के आएगा, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा सिग्मा A1 A2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर। करेक्ट है। इसी को अगर मैं डीसी के टर्म्स में लिखना चाहूंगा, मैं लिख दूंगा सिग्मा L1 L2। पता है नीचे क्यों आएगा, क्योंकि L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर 1 होगा, L2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर भी 1 होगा। तो ये हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन के बीच का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट आता है कि मेरी दोनों लाइनें परपेंडिकुलर थी, L1 और L2 परपेंडिकुलर है। अगर मेरा L1 और L2 बेटा परपेंडिकुलर था तो cos थीटा की वैल्यू 0, cos थीटा 0 मतलब ये 0 या तो ये 0। तो यहां से हम बोलते हैं रिजल्ट कि सिग्मा A1 A2 या तो 0 होगा या फिर सिग्मा L1 L2 इक्वल्स टू 0। दूसरी पिक्चर आती है कि अगर दोनों लाइनें पैरेलल हो जाए, भाई जब परपेंडिकुलर की बात करें तो पैरेलल की बात करने के लिए हमसे क्या आएगा,
तो अगर हम दोनों लाइनें पैरेलल लेते हैं, L1 पैरेलल टू L2, दो लाइनें अगर पैरेलल है तो उनके कोफिशिएंट क्या होंगे प्रोपोर्शन में, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, या फिर हम इसकी जगह पे यूज कर सकते थे L1/L2 इज इक्वल टू M1/N2 इज इक्वल टू N1/N2। मेरी बात कंफर्टेबल है, समझ में आ रही है? छोटी सी चीजें हैं, पता होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए, ध्यान से देखिए। तो A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2, L1/L2 is equals to M1/N2 is equals to N1/N2। डन, कंफर्टेबल? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। किसी वेक्टर का किसी लाइन पर प्रोजेक्शन क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से आता है, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन या प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। Projection of PQ vector on line। किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होता है किसी लाइन पे, हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर अपन ने एक लाइन ले रखी है पी क्यू, एक वेक्टर ले रखा है अपन ने पी क्यू, करेक्ट है, और एक लाइन ले रखी है हमें एल, हमें इसके प्रोजेक्शन के बारे में बात करनी है। तो जैसे कि आप सबको अच्छे से पता होगा, प्रोजेक्शन कुछ नहीं होता, इसकी शेडो होती है। यहाँ पे अगर आपने टॉर्च लगाया और जो ये शेडो गिरी, यहाँ पे आपने टॉर्च लगाया और जो ये शेडो गिरी, इसको मैं मार्क कर रहा हूं ए और बी से। किससे मार्क कर रहा हूं? ए से और बी से। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो ये जो ए बी है ये है पी क्यू का प्रोजेक्शन ऑन एल। अब बात आती है इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो मान लो मैंने एल के डीसी दे रखे थे एलिमेंट, पी और क्यू के मुझे कोऑर्डिनेट्स पता थे। क्या पता थे? तो पी के कोऑर्डिनेट थे मेरे पास x1, y1, z1, और क्यू के कोऑर्डिनेट थे मेरे पास x2, y2 और z2। शानदार बात। तो पी के कोऑर्डिनेट हमें पता है, क्यू के कोऑर्डिनेट हमें पता है, हमें ए बी निकालना है। ठीक है, पी क्यू वेक्टर हमें पता है, एल के डीसीज पता है, मतलब एल के पैरेलल एक वेक्टर पता होगा, करेक्ट है। यहां से मैंने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, इसको हम लिख दिया और ये एंगल थीटा ले लिया। तो इस फोटो में अगर आपको दिख रहा होगा तो जितना ए बी होगा उतना पीएम होगा, और जो पीएम होगा बेसिकली कुछ नहीं होगा, पी क्यू कॉस थीटा होगा, और जो कॉस थीटा होगा वो पी क्यू वेक्टर और एल वेक्टर के बीच का होगा। तो पी क्यू वेक्टर और एल वेक्टर के बीच का मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया पी क्यू डॉट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ पी क्यू। ये इससे उड़ गया। यहां से हमारे पास ए बी का फॉर्मूला जनरेट हो गया। क्या फॉर्मूला जनरेट हुआ बेटा? तो हमारे पास ए बी का फॉर्मूला जनरेट हुआ है। इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो I'll get the value L टाइम्स ऑफ x2 minus x1 plus m times of y2 minus y1 plus n times of z2 minus z1, n times of z2 minus z1। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, केयरफुली याद रखना, जितनी चीजें आप याद रखेंगे उतना आपको एडवांटेज होगी और उतना आपको फायदा होगा। तो ये मैंने आपको प्रोजेक्शन का प्रूफ भी दे दिया। बेसिकली शॉर्ट में ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन में यूज होगा, मैं कहीं यूज नहीं करने वाला, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट एज मैक्सिमम एज रिजल्ट यू कैन रिमेंबर दैट एडवांटेज यू, करेक्ट है। पेपर टाइम में आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगी उससे। चलिए अब हम लोग जितना पढ़ा था थोड़ा थोड़ा उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस को वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन वही था बेसिक वाला हमारा, ठीक है। क्या होता है सेकंड क्वेश्चन, आइए देखें। फाइंड द नेचर ऑफ अ ट्राइंगल। उसने बोला है फाइंड द नेचर ऑफ ट्राइंगल, फाइंड नेचर ऑफ ट्राइंगल, फाइंड नेचर ऑफ ट्राइंगल, नेचर ऑफ ट्राइंगल। देखिए मैं पूरा डिटेल में क्वेश्चन नहीं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं बोलता जा रहा हूं और फोटो में वर्कआउट करते जाएंगे। एक ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस पता है, हमें उसका नेचर निकालना है। एक ट्राइंगल है जिसके हमें तीनों वर्टिसेस पता है, उस ट्राइंगल का हमें नेचर निकालना है। ए भी पता है, एक ही कोऑर्डिनेट में लिख दे रहा हूं फोटो में, दैट विल बी 0, 7, 10। बी पता है हमें, दैट विल बी -1, 6, 6। आई विल सेव योर टाइम, ठीक है। कई बच्चों ने बात बोली है कि सर हमें पीडीएफ दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। बेटा पीडीएफ तो अरेंज करने में थोड़ा सा पेन है, बट हम क्या कर रहे हैं, आपका टाइम सेव कर रहे हैं। तो आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस पता है, इनका नेचर हमें चेक करना है। आप लोगों ने 2D में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर रखे हैं, ये 3D में करते हैं। सिंपल सा फंडा कहता है कि अगर कभी भी हमें ये वर्कआउट करना है, सबसे पहले इन तीनों डिस्टेंस को वर्कआउट कर लें। ए बी निकाल लीजिए, BC निकाल लीजिए और AC निकाल लीजिए। निकाल लेंगे बहुत शानदार तरीके से, हर कोई निकाल लेगा।
ठीक है, ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए। तो ए बी आपने कैलकुलेट किया होगा, तो ए बी शुड बी कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 0 1 आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 9 आएगा, सॉरी 16 आएगा, 16 17 18, तो 3√2 आएगा। ठीक है, ऐसे बीसी निकाल लीजिए, बीसी निकालेंगे तो 9 आएगा, अंडर रूट के अंदर 9 आया यहां से, फिर 9 आएगा, फिर 0 आएगा, तो ये वापस से 3√2 आ गया। तो शानदार बात होगी, ये दोनों तो बराबर हो गए। करेक्ट है। अब अगर दोनों साइड्स बराबर है, किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स बराबर है, किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स बराबर है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इफ वी हैव द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल, इट माइट बी आइसोसेलेस ट्राइंगल बट नॉट नेसेसरली आइसोसेलेस। कि 7 ऑप्शन में अगर राइट एंगल है तो वो भी चेक करना पड़ता है। तो एसी हम निकालते हैं, एसी आएगा अंडर रूट के अंदर, यहां से जाएगा 16 आएगा प्लस का, यहां से जाएगा 4 आएगा प्लस का, यहां से जाएगा 4 आएगा, सॉरी 10 में से 16 आएगा, 36 का अंदर 6 आ गया, ये 18। तो यहां से पिक्चर क्लियर हो गई कि एसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहां से बी एंगल 90 डिग्री होगा, ट्राइंगल का नेचर क्या होगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या नेचर है ट्राइंगल का, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया उसने, ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ए पता है, बी पता है और सी पता है, और ये एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। ये अगर अल्फा था तो ये भी अल्फा था, इस पॉइंट को उसने डी बोला है, और आपसे एडी की लेंथ कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, क्या क्या गिवन है मैं वापस से बोल रहा हूं। ए गिवन है आपको 5 4 6, ए गिवन है आपको 5 4 6। बेटा क्रैश कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। 1 - 1 3, और सी की वैल्यू आपको दे रखी है 4 3 एंड 2, और आपसे बोला है एडी की वैल्यू कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो फंडा मैं आपको बता रहा हूं, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस रेशियो में BD अपॉन DC होगा वो वही होगा जो AB अपॉन AC का रेशियो होगा। यानी कि मैं लिखना चाहूंगा तो BD अपॉन DC, तो दैट विल बी कम आउट टू बी AB अपॉन AC। तो आप क्या करो, AB और AC का रेशियो निकाल दो, तो BD टू DC का रेशियो आ जाएगा। तो 5 16 4 25 6 3 9, तो 9 16 और 25, 9 16 और 25 √50, तो √50 5√2। ठीक है, नीचे आते हैं AC, A से C, 5 4 1 3 और 1 6 2 4 16, और 5 4 1 4 3 1 16 और 1 3√2 18, √2 कट गया, 5/3 आ गया। यानी BD टू DC का रेशियो आ गया 5:3 का रेशियो। अब यहां से हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। तो इन दोनों में सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया और डी के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। तो डी के कोऑर्डिनेट आ गए 20 5 4 20 प्लस 3, तो 20 3 23 23/8 23/8। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दैट विल बी कम आउट टू बी 15 - 3 12/8। इस तरीके से z कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दैट इज द 5 to the 10 प्लस 6 9 10 9 19/8। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, सेक्शन फॉर्मूले से मैंने डी निकाला, ए पता है डी नहीं पता है, एडी की वैल्यू निकाल देंगे। करेक्ट है, सेक्शन फॉर्मूला लगा करके एडी कैलकुलेट करना। आंसर मैं बता देता हूं कितना आएगा। दिस वैल्यू शुड बी कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 1530/8। लास्ट पार्ट मैंने छोड़ा बेटा, ये पार्ट आपके लिए कर लेंगे ना, बिल्कुल शानदार, बहुत बेहतरीन। ए और डी कंसेप्ट पता चल गया। जब भी ऐसा थॉट आता है एंगल बाइसेक्टर की थॉट आए, सबसे पहले क्या दिखना चाहिए, अरे वाह एंगल बाइसेक्टर तो मुझे आता है। क्यों आता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट ऑफ अ लाइन व्हिच आर कनेक्टेड बाय। ओके, फाइंड एलिमेंट कनेक्टेड बाय, लाइन की बात करें, ध्यान रखना, फाइंड एलिमेंट कनेक्टेड बाय L प्लस M प्लस N इक्वल्स टू 0 एंड 2Mn
प्लस 2ml minus NL equals to 0 of a line. ओके देन, तो भाई क्या होता है लाइन का मतलब, किस तरीके से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं लाइन के लिए ध्यान देना। दो इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन में दे रखी है 2ml प्लस 2ml माइनस NL इक्वल टू 0, और हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट करिए एलिमेंट। तीसरा रिलेशन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, आपको याद होना चाहिए रिलेशन आता है हमेशा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तीन इक्वेशन तीन अननोन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, आप सब तो मास्टर हैं तीन इक्वेशन तीन अननोन को सॉल्व करने में। शानदार बात, नहीं कर पाएंगे। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीजन इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियोस ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। तो क्या किया जाता है, क्वेश्चन भी थोड़ा सा रिलेटिवली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको, थोड़ा सा रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेंस और एडवांस दोनों में आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए इसको कैसे इंटरप्रेट किया था उसको देखते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ से किसी एक वेरिएबल को उठाओ, यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। लेट अस अज्यूम मैंने n को एलिमिनेट कर दिया, n की वैल्यू यहाँ से उठाई हो, यहाँ रख दी, यहाँ रख दी और यहाँ रख दी, करेक्ट है। तो जब आज रिलेशन आ गया 2ml, ध्यान देना बेटा, 2ml प्लस का 2m माइनस का l इंटू n, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस l माइनस m इक्वल्स टू 0। शानदार बात, कंफर्टेबल हर कोई? अरे दिख गया, अरे दिख गया, बिल्कुल दिख गया। ओपन, वी गेट 2ml प्लस माइनस 2ml प्लस l स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस प्लस ml माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू 0। लीजिए भाई ये कट गया, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। यहां से एक फैक्टर आ गया l प्लस m और एक फैक्टर आ गया l माइनस 2m, सॉरी l प्लस 2m और l माइनस m, दैट विल बी इक्वल टू 0। चेक द फैक्टर्स, डन, ठीक है। तो यहां से हमने क्या इंटरप्रेट किया, दो केस बना दिए। क्या किया, दो केस बना दिए। पहला केस क्या लिया मैंने कि l n के बराबर था, और दूसरा केस क्या लिया है मैंने कि l माइनस 2m के बराबर था। इसको उठा करके पहली इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहां से आ जाएगा n, l की जगह पे m रखा तो n इज इक्वल टू माइनस 2m, करेक्ट है। ऐसे यहां पुट कर दो तो n इक्वल्स टू m, यहां से इनका प्रोपोर्शन लिख दो, तो l इज टू m इज टू n, ये प्रोपोर्शन आएगा आपके पास। मान लो मैं सब n के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो 1 is to minus 2. From here, what I'll get it over there? तो L is to n का proportion। अरे भाई बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन, बहुत जल्दी से हो गया। ऑब्जर्व करें, 1 is to minus 2 is to 1 is to 1। अब हमें जब डीसीज कैलकुलेट करने थे तो हमने एलिमेंट के बारे में बात कर ली, तो एलिमेंट के बारे में बात कर ली, तो जो एलिमेंट आएंगे हमारे वो क्या आएंगे, 1/√6, 1/√6 या फिर -2/√6, ये दो होते हैं। इस तरीके से यहाँ से जब वर्कआउट करेंगे एलिमेंट के बारे में, तो वो एलिमेंट क्या आएंगे अपने पास, दैट विल बी कम आउट टू बी -2/√6, 1/√6 एंड 1/√6। शानदार बात, अरे आया। अब बात आती है कि लाइन के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं वेक्टर के रिस्पेक्ट में, वेक्टर के लिए डीसी फिक्स है, लेकिन जब मैं लाइन की बात करता हूं तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आएंगी। अगर लाइन ऊपर देख रहा हो तो मान लो प्लस साइन को मेजर करिए, और कोई लाइन नीचे देखे तो माइनस साइन को मेजर करिए। तो ये जो आंसर्स आते हैं प्लस माइनस में आते हैं, किस में आते हैं, प्लस और माइनस में आते हैं। आई रिपीट, लाइन के लिए दो डीसी होते हैं, वेक्टर के लिए एक डीसी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, आइए उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस। फाइंड, क्या निकालना है, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस having direction cosines
as minus root 3 by 4, 1 by 4, minus root 3 by 2 and दूसरा पेयर आएगा minus root 3 by 4, 1 by 4, root 3 by 2। कुछ नहीं करना है, सीधे cos थीटा लगा देना है। क्या दे रखा उसने? डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, एंगल चाहिए दो लाइंस के बीच का। cos थीटा का फॉर्मूला होता है सिग्मा L1 L2। आइए यूज कर लेते हैं। तो सिग्मा L1 L2 का मतलब हो गया 3/16, 1/4 1/4 प्लस का 1/16, रूट 3 by 2 माइनस रूट 3 by 2 माइनस का 3/4। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे तो नीचे आ गया 16, ऊपर आ गया 3 प्लस 1 माइनस 12, तो ये बन गया माइनस का 8/16 1/2। तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया -1/2, थीटा इज इक्वल टू आ गया 2π/3। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिया था जस्ट आपको एक प्रैक्टिस कराने के लिए कि किस तरीके से हम cos थीटा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 2π/3। शानदार बात, बेहतरीन, अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन से प्रोसीड कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों, छठा क्वेश्चन कौन सा है आइए देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ PQ। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ P के कोऑर्डिनेट दे रखे उसने 1 2 3 एंड Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1 4 2। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन लाइन having drs 2 3 -6 2 3 -6। शानदार बात। तो क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास एक PQ लाइन है या PQ वेक्टर है या P पॉइंट है Q पॉइंट है और आपको एक लाइन पे उसका प्रोजेक्शन क्या आएगा वो बताना है। मैंने आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला याद करवाया था, मैंने आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला याद करवाया है, अभी याद करवाया है, हम सीधे यूज करेंगे ध्यान से। तो AB इज इक्वल्स टू क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम इस drs को DCs में कन्वर्ट कर देंगे, तो लाइन के DCs आ जाएंगे अपने पास। क्या आ जाएंगे 2 बाई नीचे डिवाइड करेंगे 36 4 40 9 49 7 माइनस का सॉरी प्लस का 2/7 3/7 एंड माइनस का 6/7। तो ये अपन ने drs रीड कर लिए। अब अपने पास PQ वेक्टर निकालना है, तो PQ वेक्टर भी अपन ने निकाल दिया P माइनस Q करके। तो ये बना 2, 2 - 4 -2, 3 - 2 1। करेक्ट है। PQ पता है, DCs पता है। आइए फॉर्मूला लगाइए। तो फॉर्मूला क्या करता है? फॉर्मूला कहता है मॉडुलस ऑफ दिस इनटू दिस। तो 4/7 माइनस का 6/7 माइनस का 6/7, तो 6 6 12 4 गए 8/7, यानी अल्टीमेटली जो AB की वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग एल्स मॉडुलस ऑफ माइनस का 8/7 व्हिच इज कम आउट टू बी हाउ मच 8/7। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन पे वर्कआउट किया है। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बता दिया, एंगल बिटवीन टू लाइंस बता दिया, dr dc बता दिया, एलिमेंट वाला एक क्वेश्चन करा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ रही बेटा प्लेन्स। भाई आप लोग को पता होना चाहिए 3D में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो 3D में सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट थी dr dc, फिर प्लेन, फिर स्ट्रेट लाइन। तीन चीजें मेनली काम की, हम तीनों पे हम लोग बात कर रहे हैं। प्लेन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म होता है जनरल फॉर्म। तो अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूंगा, जनरल फॉर्म, तो किसी भी प्लेन की इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ax + by + cz + cz + d = 0, जहां पे ABCD सारे क्या होते हैं? रियल क्वांटिटी होती है। ABCD बिलोंग्स टू रियल। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना प्लेन की इक्वेशन में किस तरीके से हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है वेक्टर फॉर्मेट। प्लेन का अगर हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए, वेक्टर फॉर्म क्या कहता है? तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजों की हमेशा जरूरत पड़ेगी बेटा। किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो उस पे एक पॉइंट दे दो मुझे जो कि पोजीशन वेक्टर, और एक उसका नॉर्मल वेक्टर दे दो n। फिर हम कुछ नहीं करते हैं, हम सीधे यहाँ पे एक पॉइंट r कंसीडर कर लेते हैं।
रैंडमली, और इस वेक्टर का इसके साथ डॉट 0 कर देते क्योंकि दोनों क्या होते हैं परपेंडिकुलर। फील करना ध्यान से, एग्जैक्टली सेम जैसे 2D में आप लोग लाइन को प्रोसीड करते थे, वही सेम तरीके, वही सेम अप्रोच से मैं 3D में वेक्टर्स को अप्रोच करूंगा। कि अगर आपके पास एक प्लेन निकालना है तो उसमें दो चीजें चाहिए होती है। जैसे 2D में एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक पॉइंट एंड एक डायरेक्शन। वैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 3D में कि अगर हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, हमें एक प्लेन की इक्वेशन को कैलकुलेट करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना उस प्लेन की इक्वेशन का नॉर्मल वेक्टर मुझे दे दो और उस प्लेन पे मुझे पॉइंट दे दो, मैं हमेशा प्लेन की इक्वेशन निकाल के दे दूंगा इन के पचाड़े। तो भाई बनाने वाले ने भी सोचा था कैसे करेंगे, तो आइए वर्कआउट कर लेते। सिंपल सा दिख रहा है आपको यहाँ से कि AR वेक्टर का अगर मैंने डॉट लिया एन वेक्टर के साथ तो वो 0 बना देगा। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे आपस में परपेंडिकुलर। ओपन कर दिया तो यहाँ से प्लेन की इक्वेशन आ जाती है r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। a पता है, n पता है, अगर दोनों क्वांटिटीज पता है तो a डॉट n भी पता होगा। तो यहाँ से प्लेन की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आती है बेटा, वेक्टर r डॉट n ओपन दिस माइनस का a डॉट n या इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। तो यहां से जब मैं प्लेन की इक्वेशन लिखूंगा तो प्लेन की इक्वेशन बन के आती है वेक्टर r डॉट n इक्वल्स टू d, वेयर d देन कांस्टेंट, क्योंकि मुझे a पता होगा और मुझे n पता होगा। क्लियर है? शानदार बात। चलिए इसी का अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में। तो बेटा अगर हम इसी इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो बेसिकली r डॉट n को ओपन करेंगे तो जो प्लेन की इक्वेशन जनरेट होती है वो जनरेट होती है a x प्लस का b y प्लस का, या मैं थोड़ा सा इसको उसमें भी कन्वर्ट कर लेता हूं। पहले लेट से मैंने नॉर्मल वेक्टर ले लिया, गिवन था हमें नॉर्मल वेक्टर, मैंने नॉर्मल वेक्टर के drs मान ली abc, और जो पॉइंट a था उस पॉइंट a को मैंने मान लिया x1 y1 एंड z1। करेक्ट है? तो यहां से जब मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन निकल के आएगी a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 प्लस का b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 प्लस का c टाइम्स ऑफ z माइनस z1, c टाइम्स ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। करेक्ट है? तो एक तो ये प्लेन की इक्वेशन होगी जहां पे abc क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x y z, जो कि नॉर्मल के drs होते हैं प्लेन के लिए। करेक्ट है? प्लेन की इक्वेशन में x y z के कोएफिशिएंट, रिमेंबर माय वर्ड्स, प्लेन की इक्वेशन में x y z के कोएफिशिएंट, प्लेन की इक्वेशन में x y z के कोएफिशिएंट। अगर मैं इस प्लेन को थोड़ा सा सुंदर बना के लिखूंगा तो आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे दिख जाएगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, जो कि मैंने जनरल फॉर्म में लिया था। तो जो a b c हैं वो क्या है? वो है x y z के कोएफिशिएंट, और a b c थे क्या? नॉर्मल के drs। नॉर्मल की क्या थे? drs। तो किसी भी प्लेन की इक्वेशन में कार्टेशियन फॉर्म में, किसी भी प्लेन की इक्वेशन में जो भी x y z के कोएफिशिएंट होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं? drs कहलाते हैं। करेक्ट है? ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज द नॉर्मल फॉर्म। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। तो बात हो रही है प्लेन की, तो बात हो रही है किसी प्लेन की, तो उस प्लेन के नॉर्मल फॉर्म की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो अगर किसी प्लेन के नॉर्मल फॉर्म की हम लोग बात करने जा रहे हैं तो प्लेन के नॉर्मल फॉर्म को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, आइए उसको समझते हैं। तो प्लेन के नॉर्मल फॉर्म को इंटरप्रेट करने का मतलब है कि ये प्लेन आया, इस प्लेन को यहां से, ध्यान से समझना, तो इस प्लेन में हमें दो चीज गिवन होगी। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो गिवन होगा, लेट अस स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर देता हूं या स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता होगा। ठीक है? इसको ऐसे फील करना, ये प्लेन है हमारा, ठीक है, ऐसे समझ लो, ये प्लेन है हमारा, ठीक है, ये प्लेन है हमारा, ये है इसका नॉर्मल वेक्टर और ये है इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर। ठीक है? ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल वेक्टर। तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक r पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पे एक r पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है? ये पॉइंट r हो गया, पोजीशन वेक्टर r के r वेक्टर आ जाएगा। ठीक है? अब ये जो OR वेक्टर है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस OR वेक्टर का जो नॉर्मल पे प्रोजेक्शन होगा वही इस OP के बराबर होगा या OD के बराबर होगा या OM के बराबर होगा, कुछ भी लिख दो इसको। तो जो ये OM होगा, बेसिकली ये OM क्या होगा बेटा, ध्यान रखना, कंसेप्ट है प्रोजेक्शन। दिस इज नथिंग एज प्रोजेक्शन ऑफ OR ऑन n वेक्टर। OR वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा, OR वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा वो
ऑन एन वेक्टर, वो अपना OR का प्रोजेक्शन ऑन एन वेक्टर कहलाएगा ON के बराबर। ON किसके बराबर है? D के बराबर है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? OR डॉट एन अपॉन मॉडुलस ऑफ एन, OR डॉट एन अपॉन मॉडुलस ऑफ एन। यहां से वर्कआउट करेंगे तो बनेगा R डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू D। तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आती है, किस फॉर्म में आती है? नॉर्मल फॉर्म में। क्या होती है? R डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू D। D इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मस्ट रिमेंबर। मॉडुलस आएगा, प्रोजेक्शन की बात करिए तो D इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। D कैसा है यहाँ पे? तो D मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और एन कैप इज द नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्लेन में अगला जो पॉइंट हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म के बाद हम लोग वर्कआउट करेंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 5, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म पढ़ा, हम लोगों ने जनरल फॉर्म पढ़ा, हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा, फिर हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं है, सब बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर अपन ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे एक प्लेन ड्रॉ कर रखा है, एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस पर जेड एक्सिस पे एक प्लेन ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया अपन ने, तो इसने जहां पे इसको कट किया, इसको ए बोला, एक्स एक्सिस को बी और सी, इस लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट को अपन ने ए बोला, इस लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट को अपन ने बी बोला, इस लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट को अपन ने सी बोला। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहां से अपन प्लेन की इक्वेशन अगर लिखना चाहेंगे तो प्लेन की इक्वेशन क्या निकल के आएगी? दैट इज नथिंग एल्स x बाई ए प्लस का y बाई बी प्लस का z बाई सी इज इक्वल्स टू 1। एक छोटी सी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, काम आती है, यूजफुल थिंग है, ठीक है। जहां पे एबीसी क्या है? एबीसी हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है और जेड इंटरसेप्ट है, ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, दैट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म जो प्लेन का है वो क्या है? तो बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म जो प्लेन का है बहुत ही सिंपल चीज है। पैरामेट्रिक फॉर्म कुछ नहीं वर्कआउट करते इसमें। प्लेन की इक्वेशन में लिख रहा हूं, क्या होता है वो समझा दूंगा। वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ क्यू वेक्टर। क्या हुआ ये हमने प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है। कहां से प्लेन की इक्वेशन? तो बेटा ध्यान देना, ये जैसे अपने पास प्लेन दिया गया है, इस प्लेन पे एक पॉइंट दिया गया होगा, वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट एक वेक्टर इस पे लिया, प्लेन पे पी वेक्टर और एक वेक्टर लिया क्यू वेक्टर। तो जिसका नॉर्मल वेक्टर आएगा, वो नॉर्मल वेक्टर कुछ नहीं है, सिंपल सा है नॉर्मल वेक्टर। क्या है वो? नॉर्मल वेक्टर है पी क्रॉस क्यू के बराबर। किसके बराबर है? पी क्रॉस क्यू के बराबर। तो ये हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। फिर एक पॉइंट होता है कि अगर 4 पॉइंट कोप्लेनर है, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। 4 पॉइंट कोप्लेनर है, ए बी सी और डी। तो बेटा अगर ये 4 पॉइंट कोप्लेनर होते हैं एबीसीडी, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, 4 वेक्टर निकाल देते हैं, उनका बॉक्स 0 कर देते हैं, कोप्लेनिटी की कंडीशन लगा करके। 3 वेक्टर सॉरी, ए बी ए सी और ए बी, इसका बॉक्स इक्वल्स टू 0। तो 4 पॉइंट अगर कोप्लेनर होते हैं तो हम वहां से 3 वेक्टर जनरेट करते हैं, ए बी ए सी और ए डी, और उससे बॉक्स की वैल्यू 0 वर्कआउट कर देते हैं। चलिए आइए, तो जिस थ्योरी को अपन ने कवर किया उस थ्योरी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस वर्कआउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्या कह रहा है 7 क्वेश्चन? नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन गिवन है, इफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन गिवन है, कितना गिवन है बेटा? 3 2 6, 3 2 6, और आपसे कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल या परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम origin is 10. Find plane. Find plane. तो इन्हें में एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसका नॉर्मल पता है और लेंथ ऑफ नॉर्मल पता है ओरिजिन से। मतलब सिंपल अगर मैं फोटो बनाता, फोटो ये कह रही है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन पता है 10 के बराबर है, और इस वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर पता है, दैट विल बी गिवन एज नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। अब आपके पास नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन गिवन है, आपके पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, नॉर्मल फॉर्म में यूज करूंगा सीधे सीधे। तो नॉर्मल फॉर्म यूज करूंगा तो जो नॉर्मल फॉर्म की प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी वेक्टर r डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो मैंने यहां से वेक्टर r डॉट एन कैप का मतलब हो गया 3 2 6 डिवाइडेड बाई
मतलब बेसिकली मैं उस तरीके से लिख रहा हूं, समझ लेना। 9 9 4 13 और 36 और 13 7 आ जाएगा ये। तो 3/7 2/7 एंड 6/7 इक्वल्स टू 10। एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर लेंगे तो बन जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 70। मेरे प्यारे बच्चों, कंफर्टेबल, क्लियर? 3x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 70। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इफ 4 पॉइंट्स कोप्लेनर दे रखे हैं, इफ a 1 - 1 0 b k 1 - 1 c 1 1 1 and d 3 3 0 are coplanar, तो कह रहा है वो फाइंड के। भाई 4 पॉइंट कोप्लेनर है, भाई 4 पॉइंट कोप्लेनर है। अगर 4 पॉइंट कोप्लेनर है, हमसे के की वैल्यू मांग रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी मैंने आपको बताया। क्या वर्कआउट करेंगे इसके लिए हम लोग, ध्यान देना। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। तो 4 पॉइंट अगर कोप्लेनर है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम 3 वेक्टर्स को 0 कर देंगे, इनका बॉक्स 0 कर देंगे। AB वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर, इसका बॉक्स 0 कर देंगे। बॉक्स 0 मतलब डिटरमिनेंट 0, डिटरमिनेंट 0 मतलब AB मतलब k - 1, AB 1 - 1 -1, करेक्ट है। B - A, C - A 1 - 1 0, 1 + 1 2 1, करेक्ट है। AD 3 - 1 2, 3 - 1 4 और 0 - 0 0, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ओपन कर लेंगे इसको, व्हाट आई गेट इट ओवर देयर, k - 1 टाइम्स ऑफ माइनस का 4 -2 टाइम्स ये गया 0 -2 प्लस -1 टाइम्स ऑफ ये गया 0 -4, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम सिंपल से k की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो आई गेट द वैल्यू 1 - k प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स 0। तो आई गेट द वैल्यू k इक्वल्स टू 3। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, k इक्वल्स टू 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड प्लेन पासेस ABC। 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो फाइंड प्लेन पासेस ABC। A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 2 2 -1, B के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 3 4 2 एंड C के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 7 0 6। अगेन एक बहुत सिंपल सा शानदार क्वेश्चन कि अगर अपने पास 3 पॉइंट दे रखे हैं तो हमको ये बताना है कि वो 3 पॉइंट कोप्लेनरिटी की कंडीशन, उनसे पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो आइए, तो सिंपल सी चीज है, सिंपल से वर्कआउट करेंगे। 3 पॉइंट अगर दे रखे हैं तो 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए हमें। तो 3 पॉइंट से पास करने वाली प्लेन की इक्वेशन का मतलब ये 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं फोटो बना के आपको समझाना चाहूंगा तो A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है। आपने एक पॉइंट यहाँ पे R ले लिया, 3 वेक्टर से बॉक्स 0 कर दिया, करेक्ट है। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपने क्या किया, आपने प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए बॉक्स वैल्यू 0 करी। किसकी बॉक्स वैल्यू 0 करी? AR वेक्टर, AB वेक्टर, AC वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू 0। और तरीका क्या है, नॉर्मल वेक्टर निकाल लीजिए। पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है, प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आप AB क्रॉस AC कर सकते हैं, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, हम AB वेक्टर का क्रॉस करेंगे किसके साथ, AC वेक्टर के साथ। AB क्रॉस AC से नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, पॉइंट पता है, प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से इजिली। ठीक है, खैर तो अगर मैंने यहाँ पे R को मैं XYZ मानूंगा, ध्यान रखना। तो AR लिखना चाहा तो ये बन गया x - 2 इंटू y - 2 इंटू z प्लस 1। BA वेक्टर आ गया 3 - 2 4 - 2 और 2 + 1। CA वेक्टर आ गया 7 - 2 0 - 2 एंड 6 - 1।
बस सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो भी होगा उसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या आंसर आता है तो चेक कर लेते हैं। आई गेट द वैल्यू x माइनस 2 टाइम्स ऑफ 14 6 20 माइनस का y माइनस 2 7 15 माइनस 8 प्लस z प्लस 1 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस कैलकुलेशन है सिंपल सी, दिख रहा होगा सबको, आराम से दिख रहा होगा, इजी दिख रहा होगा। तो अपन ने थोड़ा सा कैलकुलेट कर दिया इसको, तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर 5x माइनस 2 5 से 4 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, प्लस का 2y माइनस 2 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओपन कर लेते हैं इसको, तो 5x यहां से आ गया, प्लस का 2y आ गया, माइनस का 3z आ गया, इक्वल्स टू माइनस 4 ये देगा, माइनस 3 देगा, माइनस 10 ये देगा, तो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 माइनस 17 प्लस का 17। तो ये आपकी इक्वेशन निकल आई। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ध्यान से देख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप चेक करेंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th। क्या कह रहा है, फाइंड अ प्लेन meet the if a plane meet the coordinate axis at ABC such that the center of the triangle ABC is 1 2 3 find the equation of the plane। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है a plane meet coordinate axis, ये का फुल फॉर्म coordinate axis, कहां at ABC if centroid of triangle ABC is 1 2 3 find plane की इक्वेशन में बतानी है। ठीक है, तो भाई देखिए प्लेन की इक्वेशन बतानी है और हमें ट्रायंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है। मतलब अगर मैं फोटो बनाऊं कुछ इस टाइप से बनेगा कि ये वो प्लेन हुआ जिसने इसको ए पे काटा है, इसको बी पे काटा है, इसको सी पे काटा है। लेट अस अज्यूम मैंने इंटरसेप्ट को एबीसी मान लिए, तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की x बाई ए प्लस का y बाई बी प्लस का z बाई सी इक्वल्स टू 1। कहानी में नोन कौन है, एबीसी। उसे सेंट्रॉइड दे रखा है ट्राइंगल का जी, तो जो सेंट्रॉइड होता है वो होता है a बाई 3 b बाई 3 c बाई 3। कंफर्टेबल है आप लोग, फॉर्मूला याद है सेंट्रॉइड का, क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो ये a x कोऑर्डिनेट 0 x कोऑर्डिनेट 0 x कोऑर्डिनेट अल्टीमेटली a बाई 3 किसके बराबर गिवन है, ये गिवन है 1 2 3 के बराबर। तो देखो मैंने यहां से एबीसी की वैल्यू निकल आई, कितनी आ गई, a इज इक्वल्स टू 3 आ गया, b इज इक्वल्स टू 6 आ गया और c इज इक्वल्स टू 9 आ गया। पुट कर दो सारी वैल्यूज यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पुट करोगे यू गेट द प्लेन इक्वेशन दैट इज कम आउट टू बी x बाई 3 प्लस का y बाई 6 प्लस का z बाई 9 इक्वल्स टू 1। चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर लेना, एलसीएम लेकर के डी एलसीएम आएगा, या फिर आप इसको एज इट छोड़ सकते हैं जो लिखा हुआ है। कंफर्टेबल, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये सब बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, मेंस लेवल पे ध्यान से देखना है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, इसमें स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द प्लेन passes 1 4 minus 2 and parallel to the plane। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड प्लेन passes 1 4 minus 2 and पैरेलल टू P1। एक प्लेन P1 है जिसके वो पैरेलल है, प्लेन P1 की इक्वेशन है माइनस 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल्स टू 7। डन, चलिए भाई शानदार बात, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक लाइन के पहले लाइन की इक्वेशन निकालना आता होगा, बिल्कुल आता होगा। एक लाइन के पहले लाइन की इक्वेशन स्लोप बराबर करते थे, याद है, पॉइंट दिया रहता था, स्लोप बराबर करते थे, लाइन की इक्वेशन लेकर के पॉइंट सेटिस्फाई करा देते थे, और पॉइंट सेटिस्फाई कराते ही मेरे प्यारे बच्चों हमें लाइन की इक्वेशन मिल गई। सेम आई एम वर्किंग ओवर हियर इन द प्लेन। क्या करने जा रहा हूं, ध्यान देना। तो हमने क्या किया, हमने माना जो प्लेन P है पैरेलल है किसके, P1 के,
जो प्लेन P है पैरेलल है किसके पैरेलल है, P1 के। तो अगर प्लेन P के पैरेलल, P जो था वो P1 के पैरेलल था, तो प्लेन P की इक्वेशन लिख दो। क्या लिखोगे ऊपर से, -2x + y - 3z इज इक्वल टू 7। करेक्ट है, -2x + y - 3z + 7 इक्वल्स टू 7। प्लेन की इक्वेशन आ गई, सॉरी इक्वल्स टू लैम्डा, क्योंकि मैंने पैरेलल प्लेन की बात करी, इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की बात करो तो -2x + y - 3z इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा निकालने के लिए प्लेन कहां से पास कर रहा है, 1 4 - 2 से, 1 4 - 2 से, 1 4 - 2 को सेटिस्फाई करा दो तो यू विल गेट -2 + 4 + 6 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो लैम्डा शुड बी कम आउट टू बी 6 4 10 में से 2 गए 8, कितना आया 8। अब लैम्डा आ गया तो प्लेन की इक्वेशन आ गई, तो अल्टीमेटली जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा -2x + y - 3z इज इक्वल्स टू 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत ही शानदार सिंपल सा क्वेश्चन, किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ऐसे ही परपेंडिकुलर की सिचुएशन होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है ये बेचारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड प्लेन which bisects line segment which bisects line segment joining A coordinate -3 -3 4 and B coordinate 3 7 6 at right angles तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिख गया, पढ़ लीजिए। फाइंड प्लेन विच बाइसेक्ट्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -3 -3 4 and B 3 7 6 at right angles राइट एंगल्स पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे प्लेन की इक्वेशन चाहिए। जरा फंडा देखिए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन शायद जेईई मेंस में आया हुआ है, कंसेप्चुअली ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा। उसने बोला एक प्लेन निकालो, एक लाइन सेगमेंट था, तो छोटी सी फोटो बना रहा हूं, A है B है, इसको परपेंडिकुलर एक प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्लेन था, करेक्ट है, ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है वो इससे क्या है, परपेंडिकुलर। तो भाई देखिए ये पॉइंट है, मान लो प्लेन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, प्लेन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, प्लेन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट, दूसरा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, एक तो पॉइंट, दूसरा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो क्या पॉइंट M मिल गया हमें, पॉइंट M मिल गया, बिल्कुल मिल गया, शानदार बात। कैसे मिल गया, इनका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या होगा 0, क्या होगा 2, क्या होगा 5। लो भाई हम आ गया। अब मुझे चाहिए नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, जो AB है वही नॉर्मल है। तो बेसिकली ये वाला वेक्टर चाहिए, ये वाला वेक्टर, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर कुछ नहीं है, AB वेक्टर के बराबर है। AB वेक्टर क्या है हमारे पास, AB वेक्टर 6 है, 10 है और 2 है। तो बेसिकली अगर सिंपली फॉर्म में लिखोगे 3 5 1 आएगा, करेक्ट है। तो यहां से हमने प्लेन की इक्वेशन लिखना चाहा, तो प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, 3 टाइम्स ऑफ x - 0 प्लस 5 टाइम्स ऑफ y - 2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 3 5 1 3 5 1। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका निकाल लेना आप लोग, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में वर्कआउट करेंगे तो बनेगा 3 5 1 3 5 1। इसको यहाँ पे यूज किया 1 टाइम्स ऑफ z - 5 इक्वल्स टू 0। लो भाई प्लेन की इक्वेशन आ गई, फंडा समझ में आया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फंडा ध्यान रखना, क्यों मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को कंसेप्ट समझना। ये प्लेन था तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, ये करेक्ट है, ये ऐसे भी हो सकता था। बाइसेक्ट करना इस बात को इंडिकेट नहीं करेगा कि वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेगा। राइट एंगल पे अगर लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है तो वो मेंशन होना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है। चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां से प्लेन की इक्वेशन क्या निकल के आई, प्लेन की इक्वेशन निकल के आई 3x + 5y + z, 0 माइनस का 10 माइनस का 5 इक्वल्स टू 15। लो भाई तो आपका क्वेश्चन आया ना, प्लेन की इक्वेशन आई 3x + 5y + z इज इक्वल्स टू 15, है ना।
नोट कर लें कितने लोग का सही था, जिनका सही था पीठ थपथपा लें, अपनी पड़ोसी की मत थपथपाना, ऐसे भी मत थपथपाना कि घर वाले सोचे पागल हो गया है क्या, अपने आप को मार रहा है। मारना वारना नहीं है, पीठ थपथपानी है। क्यों? क्योंकि आपने जेईई मेंस लेवल की क्वेश्चन को स्टार लगाया। स्टार स्टार मतलब समझते हैं ना, स्टार स्टार मतलब गुड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा, कौन दे रहा, फाइंड प्लेन कंटेनिंग द लाइंस। एक प्लेन निकालना है जो दो लाइन कंटेन करे। फाइंड प्लेन, पैरामेट्रिक एप्लीकेशन, फाइंड प्लेन कंटेनिंग, फाइंड प्लेन कंटेनिंग लाइंस, कंटेनिंग लाइंस। कौन सी लाइन है? L1। फाइंड प्लेन कंटेनिंग लाइंस, कौन सी लाइन? L1। L1 की इक्वेशन दे रखी है उसने, वेक्टर R इज इक्वल्स टू I प्लस J प्लस लैम्डा टाइम्स I प्लस 2J माइनस K कैप। करेक्ट है? एंड लाइन L2 भी गिवन है। लाइन L2 क्या गिवन है? I प्लस J प्लस म्यू टाइम्स माइनस I प्लस J माइनस 2K कैप। तो भाई देखिए आपके पास दो डाटा गिवन है, एक लाइन L1 गिवन है, एक लाइन L2 गिवन है, और आपसे उसने क्या मांगा है आपसे? उसने मांगा है कि इस प्लेन की इक्वेशन बताओ जो दोनों लाइनों को कंटेन करे। तो हमें एक प्लेन चाहिए जो दोनों लाइनों को कंटेन करे। तो भाई प्लेन चाहिए जो लाइन L1 को भी कंटेन करे और लाइन L2 को भी कंटेन करे। पहली चीज और पहली इंपॉर्टेंट चीज कि दो लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन कैसे निकलेगा। तो भाई सबसे पहली चीज, ऐसा प्लेन जो दो लाइन को कंटेन करे उसके लिए लाइनों का क्या होना मस्ट है? दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग होना मस्ट है या पैरेलल होना मस्ट है। लाइन की डायरेक्शन ये बताता है, फिक्स पॉइंट ये बताता है, लाइन की डायरेक्शन ये बता रहा है, फिक्स पॉइंट ये बता रहा है, फिक्स पॉइंट सेम बता रहा है। इतना मतलब इसका ये मतलब है कि दोनों लाइनें 110% क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं आपसे मांगूंगा तो वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1 1 एंड 0। मिल गया? चलिए भाई आगे बात करते हैं। आगे बात होती है तो आप मुझे प्लेन पे एक पॉइंट तो मिल गया, अब मुझे प्लेन पे क्या निकालना है? सिर्फ प्लेन पे सिर्फ हमारा नॉर्मल वेक्टर आ जाए, हमारा काम खत्म। क्या आ जाए? नॉर्मल वेक्टर आ जाए, हमारा काम खत्म। तो भाई हमें नॉर्मल वेक्टर कहीं से भी लाना था। लाइन पता है तो लाइन के डीआर पता होंगे। लाइन के डीआर मतलब पहली लाइन का डीआर मान लो V1 बोल दिया, दूसरी लाइन का डीआर लेट अस अज्यूम V2 बोल दिया। तो जो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन होगा वो कुछ नहीं होगा, क्या होगा? V1 क्रॉस V2। V1 क्रॉस V2 करेंगे तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन आ जाएगा। दोनों वेक्टर लिखे हुए तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट कर दे रहा हूं। ये गया तो 2 2 -4 एंड +1 -3 आ गया। आगे गया, ये गया -2 -1 अगेन -3 आ गया। ये गया फिर से क्या चेक कर ले रहे हैं तो -4 +1 -3 आया। ये गया -2 -3 +3 हो गया क्योंकि माइनस साइन आएगा। ये गया 1 +2 3 आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे तो -1 आ गया। पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है। क्या प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं? क्या प्लेन की इक्वेशन लिखी जा सकती है? बिल्कुल। तो मैंने प्लेन की इक्वेशन अगर आपसे डिमांड करी तो प्लेन की इक्वेशन होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, -1 × x - 1 आगे बढ़ा +1 × x - 1 आगे बढ़ा +1 × z - 0 ओपन कर दिया तो प्लेन की इक्वेशन आ गई -x + y + z। यहां से +1 आएगा, यहां से -1 आएगा, इक्वल्स टू 0। यानी प्लेन की इक्वेशन आ गई -x + y + z = 0। दिस इज आल्सो सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरसेक्टिंग लाइंस को कंटेन करने वाली प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। यहीं पे प्लेन अगर पैरेलल होता तो फिर वो कुछ और देता, दो डिफरेंट पॉइंट देता, हम दोनों पॉइंट का यूज कर लेते। आइए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर दो लाइनें हमें दी गई, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं
और हमें प्लेन की इक्वेशन की डिमांड कर रहा है, तो हम ऐसे कर लेंगे इसको कि अगर हमें दो पैरेलल प्लेन दे रखे हैं, दो पैरेलल लाइन दे रखी हैं, तो एक वेक्टर तो ये पता है, एक पॉइंट पता है, एक पॉइंट पता है, ए बी वेक्टर लिया, डायरेक्शन वेक्टर लिया, नॉर्मल वेक्टर निकाल दिया क्रॉस प्रोडक्ट करके, तो नॉर्मल वेक्टर आ गया ए बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर आ चुका है, प्लेन की इक्वेशन लिख लीजिए, डन। चलिए आगे देखिए। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।